Hello students, welcome to the class. Today I am going to teach you first unit of physics syllabus of plus 2 class, that is electrostatics. Okay, so this unit contains 5 subtopics or 5 chapters you can say, that is charges and electric forces, electric field, Gauss's law and application, electric potential and capacitance. So it is quite a lengthy chapter and every chapter will need at least 2 or 3 lectures to complete. So we'll do that is one by one. Okay, so today I am going to start the first chapter of this unit, charges and the electric forces. Before I start this chapter, so let's come to the heading of the chapter, this unit, that is electrostatics. Okay, so electrostatics क्या है? It is consist of the two words. Okay, दो words से बना हुआ है. एक है electro. So here electro mean charge and static means at rest. Okay, so what is the electrostatic all about? It is the study of the effects of the charge or charges at rest. Okay, charge अगर रेस्ट में होंगे, जो उसके इफेक्ट हैं तो उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं इस यूनिट के अंदर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ओके, सो पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक में फर्स्ट जो पार्ट हमने स्टडी करना है वो स्टडी करेंगे हम चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, चार्जेस एंड द इलेक्ट्रिक फोर्सेस. सो काफी बड़ा चैप्टर, पहले मैंने कहा बहुत सारे इसमें टॉपिक्स आएंगे, राइट. सो बेसिक कंसेप्ट जो है यहीं से शुरू होंगे, चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस से. ओके, so electrostatics, it is also called electricity. Okay, तो what is electricity, right? जो electricity है वो है charges के effects of the charges at rest और in motion. ठीक है, जो चार्जेस रेस्ट में है या मोशन में है, जो उसके इफेक्ट है उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी. ओके, अगर चार्जेस जो रेस्ट में रहेंगे तो हम उसको कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. उसके इफेक्ट जो हैं वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. अगर चार्ज मोशन में आ जाते हैं तो हमको कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो इसको भी हमने स्टडी करना है, तो नेक्स्ट चैप्टर्स में, नेक्स्ट यूनिट्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी करेंगे. तो अभी हमने स्टडी करना है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. सो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं, जो अभी टॉपिक लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो ना जो इलेक्ट्रिसिटी है वो है चार्ज के इफेक्ट. ओके, सो आगे अगर चले जाएं पढ़ें तो पहले हम स्टडी कर लेते हैं चार्जेस के बारे में. सो व्हाट इज द चार्ज? ओके, सो चार्ज के बारे में हम पढ़ते आए हैं लोअर क्लास से, बट हमने इसको डिफाइन नहीं किया है वहां, तो यहाँ हम चार्ज को हम डिफाइन करते हैं. ओके, अब चार्ज क्या है? जो चार्ज जो है कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या है? दीज आर द पार्टिकल ऑफ विच द मैटर मेड ऑफ. ओके, सो मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, राइट, जिनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं. सो चार्ज क्या है? कुछ एलिमेंटल पार्टिकल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, उनकी बेसिक प्रॉपर्टी है कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल की, राइट. सो क्या होता है उससे? इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट्री पार्टिकल ड्यू टू विच दे कैन इंटरेक्ट मतलब फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, इंटरेक्ट विद देमसेल्व्स एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स. अपने आपस में फोर्स अप्लाई करेंगे या उसी तरह के जो दूसरे पार्टिकल, सिमिलर पार्टिकल है, उनके साथ इंटरेक्शन पैदा करते हैं. ओके, सो ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड द चार्ज. सो चार्ज जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, जिसके कारण दे कैन इंटरेक्ट विद द अदर पार्टिकल ऑफ सेम काइंड और द डिफरेंट पार्टिकल्स. ओके, सो दैट इज द चार्ज. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री पार्टिकल जो हमने स्टडी करना है हमारे लिए है, राइट, वो है इलेक्ट्रॉन. सो सेकेंड पार्टिकल जो है वो है प्रोटॉन. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर टू फंडामेंटल पार्टिकल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, जिसके पास ये प्रॉपर्टी रहती है कौन सी? चार्ज की.
ओके, सो अगर हम आगे इसको स्टडी करने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे। तो हमने जो है केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी हुई है, तो एक छोटी सी एग्जांपल उसमें से उठा लेते हैं। ये है सोडियम, इसके साथ क्लोरीन को ऐड करते हैं तो हमारे पास NaCl मॉलिक्यूल बन जाता है। पर इसके बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट है, राइट। वो क्या स्टेट है कि इनको इंटरेक्शन होने से पहले, बॉन्ड बनने से पहले जो सोडियम है इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, सो जो क्लोरीन है इट टेक्स वन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। नाउ द सोडियम एंड द क्लोरीन गॉट द चार्ज, तो उसके कारण इन दोनों में आपस में क्या हुई, अट्रैक्शन। क्यों हुई अट्रैक्शन? बिकॉज नाउ दे आर चार्ज्ड। ओके, उसके कारण जो है वो बॉन्ड बना। अब ये क्या हुआ, चार्ज कैसे आया? ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। सो रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रॉन। और इसके अंदर जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो भी कह सकते हैं हम, राइट। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है वो हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है, जिनके पास जो है एलिमेंट्री पार्टिकल, इनके पास ये प्रॉपर्टी रहती है। देयर आर न्यूमरस पार्टिकल जो चार्ज्ड हैं, ओके, सो वो भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट फॉर अस जो मेनली प्रॉपर्टी जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होती है। ओके, सो जो इनके इफेक्ट होंगे चार्ज के, वो हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी। सो नेक्स्ट है कि ये इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व किसने की, राइट। हु हैज ऑब्जर्व द चार्ज और चार्जिंग योर बॉडी, राइट, एंड हु ऑब्जर्व दिस प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। और नाम इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आया? सो इट इज सेड दैट नियरली इन 600 BC, right, there was a person named Thales of Miletus. So it is a Greek philosopher and astrologer, you can say mathematician, right. So he observed that a particle named, there is a substance, a material named amber, and in Greek that amber is called electron. Okay, or some pronounce that electrum. Okay, so amber in Greek it is called electron or the electrum. Actually it is a resin, right. Resin is a liquid that comes out from a tree if a cut is made, just like if you pluck the leaf of a oak tree, तो उसमें से जो है whitish fluid बाहर आता है, that is a resin, right. So in Greek there is a hardwood tree, अब extinct हो गया वो tree, right. तो उसके जो कट लगाते हैं तो उसमें से लिक्विड बाहर आता है, तो that is yellowish liquid, राइट, yellowish liquid बाहर आता है, एंड वो सूखने के बाद that looks like plastic, क्रिस्टलाइन शेप ले लेता है। सो दैट इज आल्सो फॉर्म ऑफ द फोसिल, यानी कि टाइम लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है उसको सूख के जो है वो फॉर्म अटेन करने का, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द एम्बर। तो ही फाउंड दैट व्हेन द एम्बर इज रब्ड विद द फर और द फ्लैनल, ठीक है ना, कैट स्किन या फ्लैनल से उसको रब करते हैं, फर के साथ रब करते हैं, तो वो जो एम्बर जो है इट acquire the property of attracting small pieces of the wood or the leaves or the dust particle, वो अपनी तरफ खींचने लग जाता है, ठीक है ना। सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, राइट। उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब एम्बर को रब करते हैं हम किसी सुटेबल मटेरियल के साथ, फर से रब करो या स्किन से रब करो, तो इट एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ द अट्रैक्टिंग स्मॉल बिट्स ऑफ द पेपर, ओके, स्मॉल बिट्स ऑफ द लीव्स और द वुड और अदर मटेरियल। Okay, in the same way when the comb run through the die here can attract small pieces of the paper, उसी तरह से उसकी प्रॉपर्टी आई। Later on it is found that there are numerous materials, there are various materials, they acquire similar property as acquired by the amber or the electrum, ठीक है, तो on rubbing with the suitable material, ओके। सो वो जो इफेक्ट था उसका, ये जो अट्रैक्ट करने का इफेक्ट था, तो उसको जो नाम दिया हमने, उसने थेल्स ऑफ मिलेटस ने, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। So from where there the term electricity has come, that is the effect of the charges, and वो जो electricity generate हुई due to the rubbing, that is termed as triboelectricity, that is called triboelectricity. So Greek में tribo का मतलब होता है rubbing,
this electricity is generated due to the rubbing, right? He termed it as a tribal electricity. Okay, so now in English we say frictional electricity. Okay, so from there this term of electricity had come. Okay, so from the word amber. Amber को कहते हैं इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन वाज द फर्स्ट मटेरियल जिसको ये सपोज किया गया, ये ऑब्जर्व किया गया, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आई या ये प्रॉपर्टी है अट्रैक्ट करने की, तो उसका नाम जो फैक्ट का रखा गया इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो नाउ वी से द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, और ट्राइबल इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. सो व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ योर बॉडी, चार्जिंग ऑफ योर बॉडी when it is rubbed with another suitable body. जब एक बॉडी को किसी दूसरे बॉडी के साथ रब करते हैं, सुटेबल बॉडी के साथ, जो उसमें अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है, उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन होती है, दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो डेली लाइफ में हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल हैं इसके बारे में जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की है, तो हमें पता नहीं है, हमने कई बार इनको ऑब्जर्व किया है, वी हैव गॉट द इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम दिस प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, बट हमने उसके बारे में जो है पढ़ा नहीं था, हमें उसकी नॉलेज नहीं थी. Okay, so I tell you various example of the frictional electricity on from your day to day life. तो simple example पहले लेते हैं balloon. When the balloon is rubbed with the hand, it can stick with the wall. दीवार से चिपक सकता है, या अपनी बाजू के पास लेके आओ तो बाल जो है वो खड़े हो जाएंगे, उसको खींच लेता है, राइट? क्यों हो जाता है? रबिंग से बैलून चार्ज हो जाता है, दैट गेट इलेक्ट्रीफाइड, राइट? उसमें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है. ओके, तो नेक्स्ट जो है अभी कॉम वाली एग्जांपल ली थी उसमें है, या जब आप विंटर्स में यू वियर द वुलन और द नायलॉन क्लोथ. ओके, तो आप अगर डार्क रूम में उसको रिमूव करते हो तो यू हियर द क्रैकिंग साउंड एज वेल एज सिल्टनेशन. समटाइम व्हेन यू शेक हैंड यू विद योर फ्रेंड्स, तो इन विंटर्स तो करंट लग जाता है आपको. ओके, सो करंट क्यों लगता है? बिकॉज आपकी बॉडी चार्ज हो जाती है, ठीक है, फ्रिक्शन से. जब आप मूव करते हो, आप चलते हो, तो रबिंग हो जाती है आपकी बॉडी की, आपकी कपड़े की स्किन क्लोथ के साथ या वूल के साथ, तो वूल गेट चार्ज्ड. ओके, सो इस तरह से जो चार्जिंग बॉडी की हो जाती है, तो ये चीज़ें आपने बहुत सारी ऑब्जर्व की हैं. समटाइम बाहर से आते हो, आप टैप खोलते हो तो करंट लग जाता है, ठीक है ना. सो आपको क्योंकि उसमें करंट आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गई टैप में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, एक्चुअली आपकी बॉडी में चार्जिंग थी. ओके, जब आप बाहर से आओ तो फ्रिक्शन के कारण आपकी बॉडी चार्ज हो गई थी. Okay, so there are numerous example of the frictional electricity. Okay, अब कारण आता है कि ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है. ओके, फ्रॉम वेयर दिस इलेक्ट्रिसिटी कम्स. ओके, सो अब हम स्टडी करने वाले हैं इसका कॉज ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. सबसे पहले जो है, वाई डज अ बॉडी गेट चार्ज्ड, हाउ अ बॉडी गेट चार्ज्ड. एक बॉडी जो है वो चार्ज कैसे हो जाती है. ओके, ये मैंने पेन पकड़ा हुआ है, इसमें बहुत सारा चार्ज है, पर ये बॉडी चार्ज नहीं है, ठीक है. इसमें बहुत सारा चार्ज कैसे कहूँगा? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. हमें बताया कि एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है जहाँ बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन की फॉर्म में, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, और नेगेटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट दिस बॉडी इज न्यूट्रल. ओके, क्यों न्यूट्रल है? बिकॉज जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है. दोनों ने आपस को बैलेंस कर दिया है, सो दिस बॉडी इज नॉट चार्ज्ड. ये बॉडी जब चार्ज कब होगी? जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का इम्बैलेंस क्रिएट होगा, इसमें एक ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है. अब वो इम्बैलेंस कैसे होगा? राइट, इम्बैलेंस ऐसे होगा कि इसमें से आप इलेक्ट्रॉन को निकालोगे या इसको इलेक्ट्रॉन दोगे. Okay, so charging of a body is due to the transfer of electrons. Okay, so electron losing body becomes positively charged, electron gaining body becomes negatively charged. Right, so daily life में जो भी चार्जिंग की एग्जांपल हैं, right, वो सिर्फ चार्जिंग जो है that is due to the transfer of electrons, कोई दूसरा कारण नहीं है. प्रोटॉन भी इसमें है, but we cannot charge the body by transferring the proton. ठीक है, अगर हम इसमें प्रोटॉन निकाल लिया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ऐसा नहीं है. प्रोटॉन दे दिया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ऐसा नहीं होगा. प्रोटॉन नहीं ट्रांसफर कर सकते हम. ओके, क्यों? प्रोटॉन रिजाइड करते हैं न्यूक्लियस के अंदर. ओके, सो वहाँ से प्रोटॉन को निकालना एनर्जेटिकली पॉसिबल नहीं है. इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी, राइट. मोर ओवर, अगर आप प्रोटॉन को डालते हो
तो जो एलिमेंट का जो अपना जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक ऑक्सीजन था, आप उस एक प्रोटॉन डाल दिया, उसमें प्रोटॉन चला गया उसके अंदर न्यूक्लियस में, तो प्रोटॉन ऑक्सीजन में हो गए 8 से 9, ठीक है। अगर वो 9 हो गए तो दैट विल बिकम दैट इज फ्लोरीन, ओके। सो वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन से फ्लोरीन बन जाएगा। सो कम उसका तो एलिमेंट का नेचर ही चेंज हो गया, राइट। सो इट इज नॉट पॉसिबल, ओके। सो ट्रांसफर प्रोटॉन करके चार्ज नहीं कर सकते। सो वन थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड और रिमेंबर दैट द चार्जिंग ऑफ बॉडी इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स क्लियर, ओके। नेक्स्ट अब है कि ट्रांसफर कैसे करेंगे। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालना है ना, वो बड़ा आसान है, इट इज वेरी इजी, ओके। कैसे इजी, जब बैलून को आपने रब किया हैंड से तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, या तो आपके स्किन से बैलून में चले गए या बैलून से स्किन में आ गए, राइट। देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो इतना आसान है इलेक्ट्रॉन को निकालना, राइट। सो एनर्जी निकालने के लिए जो इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी चाहिए बहुत कम होती है। सो इट नियरली वेरीज फ्रॉम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। इसके अराउंड हम कह सकते हैं इतनी एनर्जी चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ओके। सो इलेक्ट्रॉन कैन बी टेकन आउट वेरी इजीली, राइट। सो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बाहर जो कम से कम एनर्जी देनी पड़ती है उसको कहते हैं हम वर्क फंक्शन। सो आपने ये नाम सुना हुआ है, यू हैव हर्ड अबाउट द वर्क फंक्शन, यू हैव डन अ चैप्टर इन +1 क्लास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। उसमें भी वर्क फंक्शन का नाम आया था। सो वर्क फंक्शन क्या है, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल और सरफेस ऑफ अ बॉडी, ओके। सो कम से कम एनर्जी कितनी दे कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, और उसकी रेंज क्या है 2 से लेके 6 तक। और हर एक बॉडी का वर्क फंक्शन अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन निकालना है उसके सरफेस में से, उसकी उस बॉडी में से, तो हमें अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। किसी का वर्क फंक्शन कम है, किसी का ज़्यादा है, ओके। बिकॉज कंपोजिशन अलग है उस सब्सटेंस की, उस मटेरियल की, उस बॉडी की, ओके। इसलिए कारण क्या होता है, वर्क फंक्शन की वैल्यू भी हर एक की अलग अलग होगी, ओके। व्हेन वी रब टू बॉडीज विद ईच अदर, इनको दोनों को हम रबिंग कर रहे हैं। सो रबिंग करने से क्या होगा, आपका वर्क कन्वर्ट हो जाएगा हीट की फॉर्म में। हीट से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, राइट। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला जो है 3/2 kT के बराबर है। K is a Boltzmann constant, T is the absolute temperature, right? If you keep on rubbing, the temperature of the electron and the kinetic energy of the electron will go on increasing, right? तो एक स्टेज ऐसी आएगी जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है, it will overcome the work function, वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाएगी, ओके। जब वो काइनेटिक एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, ओके। मान लो आप ये दो बॉडीज को आपस में रब कर रहे हो आप, इसका वर्क फंक्शन है ω1, ओमेगा से लिखते हैं इसको, इसका वर्क फंक्शन है ω2, और ओमेगा इज 1 इज लेस देन ω2, ओके। सो ए का वर्क फंक्शन कम है, ए बी का वर्क फंक्शन ज़्यादा है। जब दोनों को रब कर रहे हो, ठीक है ना, तो जिसका वर्क फंक्शन कम है, राइट, उसमें से इलेक्ट्रॉन पहले बार आएगा। सो द बॉडी ए विल लूज द इलेक्ट्रॉन एंड बॉडी बी विल गेन द इलेक्ट्रॉन। So in this way, this body become positively charged and this body will become negatively charged. And on rubbing or by friction, both bodies get charged. So this is the cause of the frictional electricity. Okay, so simple कारण है frictional electricity का, right? So rubbing से किस तरह से electricity आती है, so that we have explained over here. Okay, so this is a very simple concept. So next जो है हमारे पास एक है term electrostatic series. Okay, तो उसको पढ़ लेते हैं electrostatic series. Okay, so next is electrostatic series. Okay, so electrostatic series जो है it is the series of materials in which if any two bodies are rubbed with each other, any two materials are rubbed with each other, both bodies of the material get charged. Okay, so अरेंजमेंट जो मटेरियल की ऐसे है उस सीरीज में कि जो लोअर ऑर्डर में जो पहले आएगा वो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, जो बाद में आएगा सीरीज में हायर ऑर्डर में है दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। इट्स मीन दैट द बॉडी एट द लोअर ऑर्डर जो पहले है इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन एंड द बॉडी विच कम्स आफ्टर इन द सीरीज दैट एक्वायर्स द नेगेटिव चार्ज एंड दैट विल गेन द इलेक्ट्रॉन। So this is a few objects of the material in the series, that is for flannel is the cat skin, wax
ग्लास, कॉटन, पेपर, सिल्क, ह्यूमन बॉडी, वुड, मेटल, रबर, रेजिन, सल्फर, एबोनाइट। सो ये नहीं कि कंक्रीट नहीं है कि यही होंगे। सो इन बिटवीन देयर आर सम मटेरियल्स आल्सो, पर कुछ जो है सीरीज के मटेरियल मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। तो टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, तो अब सीरीज का कंसेप्ट क्या है कि अगर आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट को रब करोगे, इसमें से दोनों चार्ज हो जाएंगे। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ग्लास को रब किया फर के साथ, तो ग्लास विल रिक्वायर नेगेटिव चार्ज एंड फर विल रिक्वायर पॉजिटिव चार्ज। फर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ग्लास इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ओके, सो अगर ग्लास को मैं रब करता हूँ सिल्क के साथ, ओके, सो सिल्क जो है इट विल रिक्वायर नेगेटिव चार्ज, ग्लास विल रिक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि सिल्क बाद में है, ग्लास पहले है। इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन, ग्लास विल सिल्क विल गेन द इलेक्ट्रॉन। पर यहाँ फर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ग्लास जो है वो गेन करेगा। सो जो हायर ऑर्डर में आएगा, आगे है उससे, तो वो नेगेटिव चार्ज होगा, जो पीछे है वो पॉजिटिव चार्ज होगा। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। ओके, सो अब मेन कंसेप्ट है हमारे पास कि टू काइंड ऑफ चार्जेस। सो नाउ वी नो दैट कि देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, दो तरह के चार्जेस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, बट पहले नहीं पता था। इट वाज डिस्कवर्ड, राइट? सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय अ फ्रेंच फिजिसिस्ट नेम ड्यूफ्रे। ही डिस्कवर्ड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दो तरह के चार्जेस हैं। ठीक है ना? कौन कौन से हैं? जब उसने ग्लास को रब किया सिल्क के साथ, तो जो ग्लास के ऊपर चार्ज आया, राइट, तो उसको उसने नाम दिया विट्रस, राइट। जब उसने एबोनाइट को रब किया फर के साथ, तो जो एबोनाइट के ऊपर चार्ज आया उसको उसने नाम दिया रेसिनस। ओके, रेसिनस जो है वो नाम आया रेजिन से। ठीक है, रेजिन मतलब एम्बर से। सो एम्बर को जब रब करते हो फर के साथ, वही चार्ज आता है जो एबोनाइट के ऊपर आता है। ठीक है, सो ही ड्राइव द नेम रेसिनस फ्रॉम द एम्बर, राइट, और द रेजिन। ओके, दूसरा ग्लास के ऊपर जो चार्ज आया उसको नाम दिया उसने विट्रस। तो विट्रस क्यों? क्योंकि ग्लास को जो फ्रेंच में कहते हैं विट्रम। सो इट इज द नेम ऑफ द ग्लास इन फ्रेंच, विट्रम। तो उसने कहा कि दो तरह के चार्जेस हैं, एक जो ग्लास के ऊपर आया, एक एबोनाइट के ऊपर या एम्बर के ऊपर आता है। सो देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, दैट इज विट्रस एंड रेसिनस। ओके, सो पहले जो चार्जेस जो थे उनको साइन नहीं था, प्लस माइनस, उनके नेम थे, राइट, विट्रस एंड रेसिनस। तो कुछ देर तक यही चलते रहे कि चार्जेस के नेम, राइट। सो बट आफ्टर सम टाइम, तो एक फिजिसिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, राइट, ही गेव द साइन टू द चार्जेस। बेंजामिन फ्रैंकलिन, okay, he gave the sign to the charges. He said that the charge on the glass, जो विट्रस है, उसको उसने असाइन कर दिया पॉजिटिव, right? He said that it should be a positive charge and resinous should be a negative charge. Okay, so what he thought about that, I don't know, but he gave the sign to the charges. So vitrous is made positive and the resinous is given a negative sign to the charges, right? उसके कारण क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन थे उसके ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव, राइट, एंड जो प्रोटॉन थे उनके पास चार्ज आ गया पॉजिटिव। सो ड्यू टू द बेंजामिन फ्रैंकलिन, नाउ वी हैव द साइंस ऑफ द चार्जेस। सो चार्जेस के ऊपर साइन लेके चलते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है ना। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो रिवर्स भी दे सकता था साइन, राइट, विट्रस को पॉजिटिव एंड विट्रस को नेगेटिव एंड रेसिनस को पॉजिटिव। तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम कम हो जाती है हमें अंडरस्टैंडिंग में, राइट। क्यों? क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज है मटेरियल की जो है ना, दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, ओके। तो उसके ऊपर जो नेगेटिव साइन है, राइट, समटाइम्स इट इंटरफेयर इन द अंडरस्टैंडिंग। जब समझने की कोशिश करते हैं, हम उसको स्टडी करने जाते हैं, राइट, तो उसका इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव साइन जो है वो बीच में आड़े आ जाता है, ओके। तो कई बार अंडरस्टैंडिंग जो है थोड़ी सी जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग में क्लियरेंस नहीं होती है अंडरस्टैंडिंग की। और मोर ओवर समटाइम इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, right, the sign of the charge on the electron
so that creates the problem, right? Sometimes there is a square root and sign there is a negative sign, negative charge on the electron. Okay, so we know that when there is a square root or negative sign, though iota is to be introduced, that complex number ban jata wo, right? So sometimes we have to handle such complication in the mathematical expression also. ठीक है, सो उल्टा रहता तो प्रॉब्लम नहीं आती, इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी थी. चलो एनी हाउ, ओके, अब जो साइन है इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, तो बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई है फिजिक्स में. नाउ द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज. ओके, सो जो नेक्स्ट जो टॉपिक जो हमने स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. सो इससे पहले कि मैं इसके बारे में समझाऊं तो एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपके लिए है, तो आपने सोचा नहीं उसके बारे में कि कॉम रन थ्रू द ड्राई एयर कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ द पेपर. कॉम को आपने रन किया एयर से, वो तो चार्ज हो गई. पेपर उठाया आपने, छोटे पीस किए, वो तो चार्ज नहीं थे, राइट? स्टिल द कॉम कैन अट्रैक्ट द पीसेस ऑफ द पेपर. अब ये हुआ कैसे कि कॉम जो है वो जो पेपर को कैसे अट्रैक्ट कर दिया. ओके, अट्रैक्शन शुड बी बिटवीन द अपोजिट चार्जेस. एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए. अगर मान लो कॉम पॉजिटिव है तो पेपर नेगेटिव होने चाहिए, तभी अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन होनी चाहिए. ओके, सो इसका आंसर है दैट आंसर इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. इससे पहले कि ये बताऊं, एक हम चीज पढ़ लेते हैं, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन. इससे आप फैमिलियर हो, ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ पोल है, और दिस इज द आयरन नेल. मैग्नेट को इसके पास लेके जाओगे, राइट? सो मैग्नेट अट्रैक्ट्स द आयरन नेल. अब मैग्नेट इसको कैसे अट्रैक्ट कर लेता है, तो वो हमने पढ़ा हुआ है. व्हाट विल हैपन कि अगर ये नॉर्थ पोल मैग्नेट का है तो ये नेल का यहाँ साउथ पोल डेवलप हो जाएगा और ये एंड बन जाएगा नॉर्थ, राइट? तो ये भी मैग्नेट बन जाएगा. अगर आपने इसको टच करके नहीं रखा हुआ है, दूर ही रखा हुआ है, ठीक है ना, आप यू हैव फिक्स दैट, उसको भी यहाँ फिक्स कर दिया हुआ है, ये ऐसे ही है, ये मैग्नेट है. इसके नीचे पीछे अगर आप आयरन नेल लगाओगे, आयरन नेल इसका चिपक जाएगा साथ में, ठीक है. अब ये भी मैग्नेट बन गया, यहाँ भी नॉर्थ एंड साउथ पोल डेवलप हो गए हैं. सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन. अगर आप आयरन पीस के पास मैग्नेट लेके जाते हैं तो इसमें पोल डेवलप हो जाते हैं, ठीक है. नॉर्थ एंड साउथ पोल विल डेवलप इन आयरन पीस और आयरन नेल, राइट? एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इंडक्शन. उससे क्या होगा, इफ यू रिलीज दिस, ये इसके साथ चिपक जाएगा. इवन व्हेन इट इज नॉट मैग्नेटाइज, आयरन पीस मैग्नेटाइज नहीं है, ठीक है, फिर भी इसके साथ चिपक गया. क्यों? ड्यू टू द इंडक्शन, क्योंकि इसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल डेवलप हो गए हैं और ये भी एक मैग्नेट बन गया, राइट? द सेम थिंग हैपेंस इन केस ऑफ द कॉम एंड द पेपर. और ये जो फिनोमेना है, इट इज कहते हैं, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. सो व्हाट इज दिस फिनोमेना? मान लो ये एक बॉडी है, इट इज न्यूट्रल बॉडी. न्यूट्रल क्यों है? जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक दिस. ओके, सो आप एक बॉडी लेके आओ यहाँ, लेट दिस इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी. व्हाट विल हैपन? इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉडी. ओके, और ये पॉजिटिव चार्ज है, दे आर रिपेल्ड, ये जाएंगे नहीं, थोड़ा सा टिल्ट हो जाते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव, राइट? अगर फ्री है तो यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, राइट? अगर वो बॉन्डेड है तब भी वो शिफ्ट हो जाएंगे इस तरफ. सो व्हाट विल हैपन? इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड द पॉजिटिव चार्ज विल बी रिपेल्ड बाय इट. तो व्हाट विल हैपन कि इस साइड में जो है नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे एंड उतना ही पॉजिटिव चार्ज अपोजिट साइड में एक्यूमुलेट हो जाएगा, राइट? सो ये दो पोल डेवलप हो गए हैं एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. ओके, और ये जो चार्ज यहाँ जनरेट हुए हैं, जो पोल जनरेट हुए हैं, इनको कहते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस. दे आर द इंड्यूस्ड चार्जेस. ये दोनों इंड्यूस्ड चार्जेस हैं, बराबर ही होते हैं, राइट? और ये जो चार्ज हैं,
राइट, विच इज दिस चार्जेस आर बाउंडेड विद दिस बॉडी, ठीक है ना, ये बॉडी को टच नहीं किया है, दूरी रखा हुआ है, पास में लेके गए हैं बस, राइट। तो ये चार्जेस के साथ अट्रैक्टेड हैं, ओके। तो ये जो इंड्यूस चार्जेस हैं ये हैं बाउंड, ओके। तो ये जो चार्जेस हैं ये इसने इसको रिपेल किया हुआ है, राइट। सो दिस चार्जेस आर पुशिंग दिस चार्जेस अवे, तो ये जो चार्जेस हैं ये हैं फ्री, ओके। सो ये बाउंड इंड्यूस चार्जेस, ये फ्री इंड्यूस चार्जेस, दोनों इंड्यूस चार्जेस हैं। अगर आप इसको कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड कर देते हो आप, तो ये चार्ज जो है ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये भाग जाएंगे। मीन टू से कि इसके साथ मैंने एक तार लगा दी और ये एक बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है, राइट। ये चार्ज भाग के इसके पास चले जाएंगे, लाइक दिस, ओके। सो यू कैन अर्थ इट आल्सो, इसको आप जमीन में हटा दो, लगा दोगे, ऐसे अर्थिंग कर दोगे तो ये अर्थ में चले जाएंगे, क्योंकि अर्थ इज अ बिग कंडक्टर, इट कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, विदाउट इंक्रीजिंग द पोटेंशियल, विदाउट चार्जिंग। वैसे भी डेली बहुत सारा चार्ज जा रहा अर्थ में जाता है, राइट। सो ये चार्ज भी एब्जॉर्ब कर लेगा अर्थ, ओके। सो यहाँ जो चार्जेस थे दे वर द फ्री चार्जेस, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस, ये चार्जेस जो है दीज चार्जेस आर क्लोजर, डिस्टेंस कम है, ये चार्जेस दूर है, तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये रिपेल कर रहे हैं। इट्स मीन दैट अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है, रिपल्शन कम है। सो अट्रैक्शन इज मोर देन रिपल्शन, ओके। तो उससे क्या होगा कि ये बॉडी जो है इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी एंड दिस बॉडी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द चार्ज बॉडी, जबकि ये चार्ज नहीं थी, राइट, फिर भी ये अट्रैक्ट हो जाएगी इसकी तरफ। ड्यू टू द सेम रीजन जो पेपर जो है वो कॉम के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं जब हम कॉम को रन करते हैं ड्राई एयर के साथ, ठीक है। सो थ्रू द फिनोमेना ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ओके। बट टेक्निकल डेफिनेशन इज बिट डिफरेंट, राइट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है, इट इज द फिनोमेना ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ चार्ज the phenomena of redistribution of charge in a body which is neutral one when it is placed near a charged body, टच नहीं करना है, नो फिजिकल कांटेक्ट, चार्ज बॉडी के पास में लेके आना है, राइट। सो फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज रीअरेंज हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कब, जब बॉडी को हम दूसरी चार्ज बॉडी के पास लेके आते हैं या इसको प्लेस करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। सो ये पता लग जाएगा बाद में आपको क्या है कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, द फिनोमेना ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन अ बॉडी when it is placed near a charged body or in electric field and it is called electrostatic induction. So attraction is followed by induction, पहले induction होगी फिर attraction होगी, ठीक है ना। So in this way a charged body can attract an uncharged body, okay। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसके बेस के ऊपर एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन या कमेंट रिपल्शन इज श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, ओके। छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, रिपल्शन इज श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब जो बॉडी रिपेल कर रही है तो वो हमारी श्योरिटी बताती है कि बॉडी चार्ज है, राइट। अट्रैक्शन ही, ओके। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अट्रैक्शन कैन बी बिटवीन अ चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी, ये अनचार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, तो अट्रैक्ट कर रही है, ओके। सो हम विदाउट द हेल्प ऑफ द थर्ड बॉडी या अदर बॉडीज हम ये नहीं जज कर सकते कौन सी बॉडी चार्ज है, ये चार्ज है या ये चार्ज है, ओके। अगर ये दोनों रिपेल करती होती, इफ टू बॉडीज आर रिपेलिंग ईच अदर, राइट, रिपेल कर रही हैं, तो हमें पता है कि ये भी चार्ज होगी, ये भी चार्ज होगी, दोनों सिमिलर चार्ज होगी, या दोनों नेगेटिव होंगी या दोनों पॉजिटिव होंगी। सो इफ देयर इज अ रिपल्शन देन वी आर श्योर, वी आर सर्टेन दैट बोथ बॉडीज आर चार्ज्ड, okay। when there is attraction we are not sure that both bodies are oppositely charged or not, right, one body may be neutral, okay। so the repulsion is sure test for electrification। so ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ एग्जाम में कि एक्सप्लेन करो, कमेंट करो, रिपल्शन इज श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन।
नेक्स्ट जो टॉपिक अब लेके जा रहे हैं वो हमारे पास है चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। बॉडी को चार्ज करना है, राइट। सो चार्जिंग ऑफ ए बॉडी कैन बी डन बाय टू मेथड्स। by conduction and by induction, right? So there are two ways by which a body can be charged by conduction and by induction. अब conduction से क्या होता है? Conduction mean the movement of the charge, right? So in case of the conduction, charged body जो है उसको uncharged body के साथ physical contact में लेके आएंगे, टच करेंगे तो चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। एक चार्ज बॉडी है, इट मे बी अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी, नेगेटिव चार्ज बॉडी, एंड इट इज जस्ट टच्ड, फिजिकल कांटेक्ट है, ये चार्ज के पास चला जाएगा, राइट। सो दिस वे ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ चार्ज, मूवमेंट ऑफ चार्ज, flow of the charge. Okay, so when a charged body is touched with another body and there is a transfer of charge from one body to the other body, then the charging of body is called by conduction, right? So charge जो है conduct होके चला गया दूसरी body में, so it is a charging by conduction and there should be a physical contact between the bodies. दो bodies को आपस में touch करेंगे, ठीक है, तब ट्रांसफर होगा। सो चार्जिंग ऑफ अ बॉडी बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द चार्ज फ्रॉम द चार्ज बॉडी टू द अनचार्ज बॉडी थ्रू द फिजिकल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, बाय कंडक्शन ओनली कंडक्टिंग बॉडीज कैन बी चार्ज। अगर बॉडीज कंडक्टिंग है तभी हम चार्ज कर सकते हैं, इंसुलेटिंग बॉडी चार्ज नहीं कर सकते। रीजन बीइंग दैट, अगर मान लो ये चार्ज बॉडी है, ये इंसुलेटिंग बॉडी है, अगर मैं इसको टच करूंगा इसके साथ, ये चार्ज यहाँ जाएगा नहीं, बिकॉज इंसुलेटिंग बॉडी में जो इंसुलेटर है इसमें तो चार्ज मूवमेंट होगी नहीं, राइट। सो ये चार्ज यहाँ जा नहीं सकता, ओके, इट विल नॉट टेक द चार्ज, राइट। अगर ये कंडक्टिंग बॉडी है तो ये चार्ज यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ओके। सो बाय कंडक्शन ओनली कंडक्टिंग बॉडीज कैन बी चार्ज, इंसुलेटिंग बॉडी चार्ज नहीं होगी, ओके। एक और चीज यहां हम लेके चलते हैं। सो एक ये बॉडी है, ये दूसरी आइडेंटिकल है, दोनों एक तरह की हैं। सो मान लो इसके पास 20 यूनिट जो है वो नेगेटिव चार्ज था या पॉजिटिव चार्ज सपोज कर लेते हैं। अगर मैं इन दोनों को टच करूंगा, जैसे कंडक्टिंग बॉडीज, ओके, जैसे कंडक्टिंग बॉडी, इसको इसका मैं टच कर रहा हूं तो इसका चार्ज इसमें चला जाएगा। अगर बॉडीज दोनों आइडेंटिकल हैं, सिमिलर हैं शेप में, राइट, सो सेम मटेरियल की बनी हुई है या कंडक्टिंग बॉडी है, ऑब्वियसली कंडक्टिंग कोई भी हो, राइट, आइडेंटिकल शेप में, तो व्हाट विल हैपन, ये चार्ज इसमें चला जाएगा और बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। आफ्टर टच करने के बाद दोनों बॉडीज में कितना, -10 यूनिट इसमें, -10 यूनिट चार्ज इसमें आएगा, राइट, बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन विल टेक प्लेस ओनली इफ टू बॉडीज आर आइडेंटिकल, ओके। अगर एक बड़ी बॉडी है एक छोटी बॉडी है, सो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, ठीक है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन का भी क्राइटेरिया है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ओके, तो बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। जो बिगर बॉडी है उसके पास ज़्यादा चार्ज आएगा, स्मॉलर बॉडी के पास जो है वो कम चार्ज रहेगा। सो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन कब होनी है, जब तो हमारे पास दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हैं, ओके। अब दूसरा केस लेते हैं, मान लो इसके पास -20 यूनिट चार्ज था और इसके ऊपर मान लो +30 यूनिट चार्ज था। अगर दोनों को टच किया हमने और सेपरेट किया, कौन सी बॉडीज, कंडक्टिंग बॉडीज, कंडक्टर्स हैं, दोनों को टच करके हमने सेपरेट किया तो कितना चार्ज आएगा, यू कैन गैस करो बराबर कितना चार्ज आएगा, राइट। सो आप लोग समटाइम यू में गैस दैट कि 30 + 20 हो गया 50, तो इसमें -10 और +15 ये हो गया, -10 + 15 ये हो गया, ठीक है। ऐसे भी कोई गैस कर सकता है, पर व्हाट विल हैपन कि जब आप दोनों को टच करोगे तो ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, एंड सम चार्जेस विल गेट न्यूट्रलाइज, जैसे यहाँ है चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। टोटल चार्ज में कितना बनेगा, ये -20 यूनिट है, ये +30 है, टोटल चार्ज बचेगा 10 यूनिट और ये बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो व्हाट विल हैपन, 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज will acquired by this body and 5 unit positive charge will acquired by this bodies,
ओके दिस बॉडी, एंड इन दिस वे चार्जेस विल डिस्ट्रीब्यूट इन अ बॉडी। और ये बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन कब होनी है, जब दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हैं। अगर उनकी शेप अलग है, साइज अलग है ना, फिर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन चार्जिंग की नहीं होगी। ओके, सो दिस इज द चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी कि मूवमेंट ऑफ द चार्ज फ्रॉम द चार्ज बॉडी टू द अनचार्ज बॉडी थ्रू द फिजिकल कॉन्टैक्ट। और बॉडीज कौन सी होनी चाहिए, कंडक्टिंग। अब है चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो इंडक्शन से कैसे चार्ज करेंगे, राइट। बाय डेफिनेशन चार्जिंग बाय इंडक्शन जो है, इट इज द चार्जिंग ऑफ अ बॉडी विदाउट द ट्रांसफर ऑफ द चार्ज फ्रॉम द चार्ज बॉडी टू द अनचार्ज बॉडी एंड विदाउट द फिजिकल कॉन्टैक्ट। फिजिकल कॉन्टैक्ट भी नहीं होगा और चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी को कोई चार्ज ट्रांसफर भी नहीं होगा, राइट। अगर इस तरह से चार्जिंग करते हैं हम तो दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, और यू कैन से द चार्जिंग ऑफ अ बॉडी by using the phenomena of the electrostatic induction is called charging by induction। अब ये किस तरह से होगा, right? How it is possible? Suppose ये बॉडी है, इसको हमने चार्ज करना है by induction, और by induction anybody can be charged। ओके, कंडक्टिंग बॉडी हो या इंसुलेटिंग बॉडी हो, मटेरियल कंडक्टिंग है या इंसुलेटर है, दोनों चार्ज हो जाएंगी, राइट। पर क्या करना पड़ेगा हमें बॉडी को जो है आइदर यू हैव टू सस्पेंड द बॉडी फ्रॉम द इंसुलेटिंग थ्रेड, इंसुलेशन से थ्रेड से सस्पेंड करना पड़ेगा। जनरली हम यूज करते हैं सिल्क, या इसको माउंट करो इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर, राइट। यू कैन माउंट दैट बॉडी ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड। ये स्टैंड इंसुलेटिंग होना चाहिए, उसके ऊपर आप उसको लगा सकते हो आप, राइट। सो ये लेके चलते हैं इंसुलेटिंग थ्रेड के ऊपर, हमने इसको थ्रेड से सस्पेंड कर दिया। ओके, अब क्या करेंगे, इसके पास एक चार्ज बॉडी लेके आएंगे। सपोज दैट दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। टच नहीं करना है, विल कीप दिस बॉडी अवे फ्रॉम द अनचार्ज बॉडी। इसके सिर्फ पास लेके आए और क्या होगा, अभी हम स्टडी करके आए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन विल बी देयर। व्हाट विल हैपन, दिस एंड will become positively charged and ये बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन आर रिपेल्ड, दे विल मूव अवे एंड ऑब्वियसली दिस कैन बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। सो ये होगा कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना हमने कि ये जो चार्जिंग हुई है इसको हम कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे तार के साथ, कंडक्टिंग वायर के साथ अर्थ। इसको कहते हैं अर्थिंग, और यू कैन से इट ग्राउंडिंग। इट इज ग्राउंडेड, राइट, और इट इज अर्थिंग। सो व्हाट विल हैपन, ये चार्ज जो है फ्री है, इट इज रिपेल्ड बाय दिस बॉडी। ये जो चार्ज है, राइट, इनको कंडक्टिंग पाथ मिल गया तो ये कहाँ चले जाएंगे, अर्थ के अंदर। Earth is a very big body, a big conductor. It can hold lot amount of charge. बहुत सारा चार्ज होल्ड कर सकता है, राइट, विदाउट इंक्रीजिंग द पोटेंशियल, राइट, विदाउट अफेक्टिंग इट्स चार्ज। तो ये जो चार्ज जो है ये सारा कहाँ चला जाएगा, अर्थ के अंदर। ठीक है, जब ये अर्थ के अंदर चला गया तो इस तरह से हो गया हमारे पास ये। अब इसके पास सिर्फ रहेगा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज लगेगा अर्थ के अंदर। उसके बाद क्या करेंगे, वी विल रिमूव दिस अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। दिस वायर इज रिमूव्ड, राइट। जब इस वायर को रिमूव कर देंगे, कीपिंग दिस बॉडी इंटैक्ट, इसी तरह से, तो ये बन गया पॉजिटिव, ये बन गया नेगेटिव। सो फाइनली व्हाट विल डू, आई विल टेक दिस बॉडी अवे, इसको भी बॉडी को दूर ले जाएंगे, राइट। अब इसके बाद सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली। ओके, सो दिस बॉडी विल गेट चार्ज। और जो चार्जिंग बॉडी थी उसमें से चार्ज नहीं गया और ये बॉडी भी चार्ज होगी। सो इन दिस वे अ बॉडी कैन बी चार्ज बाय इंडक्शन। ओके, सो ये है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्ज बॉडी का चार्ज उसके पास है, इसके बाद पास भी चार्ज हो गया, यहाँ उसका अपोजिट चार्ज आएगा, राइट। पर बाय दिस प्रोसेस वी कैन गिव द चार्ज टू द टू बॉडीज एट द सेम टाइम, अपोजिट चार्ज टू द टू बॉडीज एट द सेम टाइम। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, ये जो चार्ज मैंने यहाँ किया है, चार्जिंग बॉडी रखी थी,
So this charge has come over here like this. So now what I have to do, एक कंडक्टिंग बॉडी लेके आएंगे, इट शुड बी कंडक्टर, कंडक्टिंग बॉडी को उसके साथ टच कर देंगे, यहाँ इसको यहाँ टच कर दिया, तो ये क्या होगा, इसको पाथ मिल जाएगा, ये चार्ज ट्रांसफर होके चला जाएगा इसके ऊपर, राइट। सो उसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सेपरेट कर देना है। बाय कीपिंग द चार्ज बॉडी इंटैक्ट, सो इसको हम करेंगे सेपरेट। उससे क्या होगा, ये चार्ज अलग हो जाएगा, राइट। नाउ यू कैन टेक दिस बॉडी अवे, इसको ले जाओ दूर, राइट, इट इज टेकन अवे। तो ये चार्ज इसमें हो जाएगा, ये चार्ज होगा, दोनों को अलग अलग कर दो, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज सस्पेंडेड बॉडी में, और ये जो बॉडी है इसमें आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और हियर अगेन दिस बॉडी शुड बी कंडक्टिंग, टच करने से चार्ज तभी जाएगा अगर ये कंडक्टिंग बॉडी है। सो इन दिस वे यू कैन गिव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज टू डिफरेंट बॉडी एट द सेम टाइम। तो विदाउट ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम द चार्जिंग बॉडी, इसका बॉडी का चार्ज नहीं जाएगा, हमारे पास दो बॉडीज के ऊपर और चार्ज आ जाएगा बराबर बराबर, ठीक है। हियर साइज डजंट मैटर, यहाँ साइज मैटर नहीं करता, कोई भी साइज हो इस बॉडी का, तो चार्ज जो है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होना ही है और अपोजिट चार्ज आना है। सो बाय दिस वे यू कैन चार्ज अ बॉडी by induction without physical contact and without transfer of the charge from the. Okay, so next topic is properties of electric charges. First property is that there are two types of charges. ये आपको ऑलरेडी पता है कि दो तरह के चार्जेस हैं जिनको हमने साइन दिए हुए हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और आगे इसकी प्रॉपर्टी पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव दे विल रिपेल, दैट इज लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है वो अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, दैट इज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सेकेंड प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। इसको हम ये भी कर सकते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। या क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज को हम जैसे डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज, इट इज आल्सो कॉल्ड डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज। अब इससे क्या मतलब है, द क्वांटम नेचर या क्वांटाइज या डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज से मतलब है कि अ बॉडी जो है इट कैन नॉट टेक एवरी वैल्यू ऑफ द चार्ज, ओके। सो बॉडी में एक स्पेसिफिक चार्ज ही आएगा, राइट, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हैं वही आएंगी, डिस्क्रीट वैल्यूज ही हैं, ठीक है। सो डिस्क्रीट वैल्यू आएंगी, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी चार्ज जो है वो पैकेट्स में एग्जिस्ट करता है, चार्जेस के बंडल्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं, राइट। लैटिन में उसको कहते हैं क्वांटा, क्वांटा मीन पैकेट, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द क्वांटम नेचर चार्ज। जो चार्ज जो है वो क्वांटम में, क्वांटास में एग्जिस्ट करता है, यानी कि पैकेट्स में एग्जिस्ट करता है, okay. So each packet of charge has value equal to 1.6 into 10 raised per minus 19 coulomb, that is a charge on the electron or a proton, okay. So according to this property a body can have the charge equal to the integral multiple of the charge on the electron। मतलब बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा प्लस सी के बराबर या माइनस सी, प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3e एंड सो ऑन, राइट। इतना ही चार्ज आएगा, इससे अलावा चार्ज नहीं आएगा, इन बिटवीन चार्ज नहीं होगा, राइट। अ बॉडी कैन नॉट हैव द वैल्यू ऑफ चार्ज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ओके। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द क्वांटम नेचर चार्ज। मैथमेटिकली द चार्ज ऑन ए बॉडी विल बी इक्वल टू E टाइम्स द नंबर इंटीजर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। n जो है वो इंटीजर रहेगा, इट विल बी प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और सो ऑन, okay. So this property is called the quantum nature of charge, right. तो quantum nature of charge जो है it was discovered by a scientist named Millikan, ठीक है। मिलिकन ने डिस्कवर किया था इन हिज एक्सपेरिमेंट, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में आपने सुना हुआ है, राइट। सो मिलिकन फाउंड टू थिंग्स। फर्स्ट
ही फाउंड द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। ओके, ये जो वैल्यू चार्ज की है इट इज गिवन बाय मिलिकेन, राइट। दूसरा क्या था कि in his experiment he found that the charge on every oil drop is the integral multiple of the charge on the electron. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल है, यानी कि 1.6 10 90 कूलम, 3.2 into 10 90 कूलम, 4.8 into 10 90 कूलम, इस तरह चार्ज आ रहा है, ठीक है ना। सो ही डिस्कवर्ड द क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, राइट। तो बॉडी के जो ऑयल के ऊपर चार्ज आ रहा है वो उसका मल्टीपल ही आ रहा है, तो हर एक बॉडी के ऊपर इतना चार्ज होगा, राइट, ड्यू टू द इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। यानी कि चार्ज डिस्क्रीट है, अगर किसी बॉडी को चार्ज दोगे तो चार्ज ऐसे 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 दूर दूर पड़ा होगा एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस, राइट। हर एक जगह हर एक वैल्यू हर एक जगह में भरा हुआ नहीं है, ठीक है ना, तो इट इज डिस्क्रीट, राइट। तो क्वांटम नेचर चार्जेस का कारण जो सिंपल है, राइट, एंड रीजन इज वेरी सिंपल, कॉज ऑफ द क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, इस कॉज इज वेरी सिंपल। अब क्या इसमें सिंपल है, तो पहले भी मैंने आपको बताया है, द चार्ज ऑन ए बॉडी इज ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बाय इट। अ बॉडी लूजिंग द इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, अ बॉडी गेनिंग द इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ओके, तो अ बॉडी कैन लूज और गेन इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, इतने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है, इतने इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगी, राइट। सो अकॉर्डिंगली जो चार्ज बॉडी पे आएगा वो जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं या जितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए हैं उसका मल्टीपल ही आएगा, दैट इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो उसका मल्टीपल आना है, दैट्स व्हाई चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू Ne। सो सिंपल कॉज है उसका क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज का, एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय द मिलिकेन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। Charge is additive or the additive nature of charge. So इस प्रॉपर्टी से क्या मतलब है कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, तो चार्ज अगर किसी बॉडी को हमने दिया है, इफ वी हैव गिवन अ नंबर ऑफ चार्ज या वी हैव प्लेस्ड अ नंबर ऑफ चार्जेस एट डिफरेंट पॉइंट ऑन अ बॉडी, तो टोटल चार्ज जो बॉडी पे होगा उन सभी का अलजेब्रिक सम होगा, right। Total charge can be calculated simply adding the charge by algebraic rule। okay, simple addition होगी। for example, if I have a body, I have placed a charge over here, 10 electronic charge plus यहाँ रख दिए मैंने, और यहाँ चार्ज रख दिए 7 electronic charge नेगेटिव यहाँ रख दिए हैं। so I have the 2 electronic charge plus is over here and 1 electronic charge is over here। तो टोटल चार्ज जो बॉडी में रहेगा इनका सम रहेगा 10e plus minus 7e plus 2e plus minus e, so that is 10e minus 7e plus 2e minus e, तो ये बन जाएगा 12e minus 8e, ये 12 हो गया, ये 8e, that is 4 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर आएगा। ओके, तो साइन साथ में लेके चलना है, एडिशन जो होगी उसके साइन के साथ होगी, तो टोटल चार्ज बॉडी में क्या आएगा 4e के बराबर हो जाएगा, राइट। इन द सेम वे एक बॉडी है, यहाँ चार्ज मैंने Q1 रख दिया, यहाँ Q2 रख दिया, यहाँ Q3 रख दिया, ठीक है, and number of charges are placed over here and nth charge lying over here। जो टोटल चार्ज जो बॉडी में आएगा Q will be equal to Q1 plus Q2 plus Q3 and plus Qn। so it will be added by using rules of algebra, right। this is called the additive nature of charge, या charge is additive। next property is also very important। so fourth property is charge is conserved, that is conservative nature of charge। okay, this property is similar to the law of conservation energy, ठीक है। सो इसमें भी आप ये कह सकते हो चार्ज कैन neither be created nor be destroyed but can be transformed from one body to the other body। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, ना क्रिएट होगा ना जो है डिस्ट्रॉय होगा। ओके, अगर आप पॉजिटिव चार्ज कहीं क्रिएट करते हो आप, तो नेगेटिव चार्ज साथ में ही क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने जो है आपने जो स्टडी किया है, ये सोडियम है, इट कन्वर्ट्स इनटू सोडियम आयन Na+, साथ में इलेक्ट्रॉन भी तो जनरेट हो गया, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, उतना ही नेगेटिव चार्ज भी आ गया, राइट। इट्स मीन दैट चार्ज बढ़ा नहीं है, इन एनी प्रोसेस जो है चार्ज ना बढ़ेगा ना कम होगा,
राइट। तो अगर आप कहीं चार्ज आपने सपोज कर रहे, यू हैव क्रिएटेड सम पॉजिटिव चार्ज समवेयर, राइट, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज भी क्रिएटेड एट वंस, उसी वक्त ही क्रिएट हो जाएगा एट दैट प्लेस और समवेयर एल्स। तो टोटल चार्ज कंटेंट है वो ना बढ़ेगा ना कम होगा, ठीक है। सो वी मे डिफाइन दैट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम सम टोटल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस always remain constant whatever the process is taking place inside the system. okay, isolated system है ये, isolated system का मतलब पता है बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं है, अलग तरह का सिस्टम, राइट। तो इसके अंदर जो है जितना भी चार्ज रहेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, उसका सम जो है वो कांस्टेंट ही रहना है, ना बढ़ेगा ना कम होगा, अंदर कोई भी प्रोसेस हो, ठीक है ना। बेशक वो कोई जो है वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है, right, so any physical process is there, some okay physical reactions are going on or the chemical reactions are going on, there is a nuclear reaction, ठीक है ना। so whatever the process is taking place inside, so sum total of positive and negative charge जो है वो constant ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा, ठीक है। so कुछ रिएक्शंस हैं जहां चार्जेस आर सीम टू बी क्रिएटेड बट सीम टू बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। बट अगर हम उसको आइसोलेट कर देंगे तो वहां भी वही आएगा कि टोटल चार्ज ना बढ़ना है ना कम होना है, ओके। सो उन प्रोसेस को भी स्टडी करेंगे, पहले इसमें थोड़ा सा एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं चार्ज कंजर्वेटिव चार्ज के बारे में। सो फर्स्ट सिंपल प्रोसेस लेते हैं, मान लो यू हैव डब्ड द सिल्क विद ग्लास, तो जितना सिल्क ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना उतना ही नेगेटिव चार्ज जो है वो सिल्क के पास आना है, ठीक है ना। सो ग्लास विल लूज द इलेक्ट्रॉन, सिल्क विल गेन द इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रॉन लूज किया उसने उतने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो चार्जेस की वैल्यू बराबर आएगी। अगर हम केमिकल रिएक्शन दे कोई भी, राइट, सो फॉर्मेशन ऑफ द कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल, तो कॉपर इज 2 पॉजिटिव एंड सल्फेट इज 2 नेगेटिव, तो कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास कॉपर सल्फेट, राइट। सो इट इज ए न्यूट्रल, टोटल चार्ज इज 0, तो यहाँ कितना है 2 यूनिट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, यहाँ 2 यूनिट नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना रहेगा 0, राइट। रिएक्शन हुआ पर चार्ज की वैल्यू उतनी ही रहेगी, ओके। सो वी टेक द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। फिशन प्रोसेस ले लेते हैं यूरेनियम का, ये भी 10th में आपने स्टडी किया हुआ है इसलिए इसके एग्जांपल ले रहे हैं। यूरेनियम 92 एंड 235 इसका मास है, और व्हेन इट इज bombarded with the slow neutron, right, it separates into the 2 atoms, एक क्रिप्टॉन बन जाएगा, एक बेरियम बन जाएगा, 3 न्यूट्रॉन आ जाएंगे, और साथ में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी जो रिलीज होती है नियरली 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी रिलीज होगी, राइट। तो यहाँ आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 56, 92 एंड इट इज 141, राइट। सो यूरेनियम हैज 92 प्रोटॉन्स, ओके, ब्रेक होके क्रिप्टॉन में बेरियम बन गया, इसके साथ इस पास 36 प्रोटॉन्स है और बेरियम के पास जो है 56, ऐड अप करेंगे तो दोनों को कितना बनेगा 92, ओके। सो ऐड करने के बाद बराबर ही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन, और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि प्रोसेस इज न्यूट्रल, तो उतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी कि चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, ओके। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं 2 प्रोसेस जहां चार्जेस जो है दैट इज सीम टू बी क्रिएटेड एंड सीम टू बी डिस्ट्रॉयड, पर टोटल चार्ज नहीं बढ़ेगा, प्लस करेंगे पॉजिटिव चार्ज, वैल्यू उतनी ही रहनी है। वो जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियर प्रोसेसेस हैं, लाइक एलिमेंट्री पार्टिकल्स में। सो फर्स्ट प्रोसेस जो है इसमें है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में पेयर जनरेट होना। इस प्रोसेस में क्या है कि इफ वी हैव अ गामा रे फोटोन, गामा रे इज एनर्जी, राइट, इट इज नॉट अ मैटर पार्टिकल, इट इज एनर्जी, तो ये उसकी एनर्जी है, कितनी होनी चाहिए 1.02 MeV के बराबर या इससे ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद द हैवी न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस शुड बी हैवी। वैसे क्यों हैवी होना चाहिए आपके सिलेबस में नहीं है, राइट, बट मैं बता देता हूँ हैवी क्यों होना चाहिए, बिकॉज इट हैज टू कंजर्व द मोमेंटम एंड द एनर्जी, राइट। तो दैट्स व्हाई जब तक इसकी इंटरेक्शन किसी हैवी न्यूक्लियस से नहीं होगी, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से नहीं हो, तब तक ये कन्वर्ट नहीं होगा, राइट। दैट्स व्हाई हैवी न्यूक्लियस इज रिक्वायर्ड टू कंजर्व द मोमेंटम एंड द एनर्जी, ओके। तो जब ये इससे टकराएगा तो इट विल डिसअपीयर एंड 2 पार्टिकल जनरेट हो जाते हैं, 2 पार्टिकल्स आर जनरेटेड, वन इज इलेक्ट्रॉन,
इट हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम के बराबर इसके पास चार्ज रहता है, राइट। दूसरा पार्टिकल जो है उसको कहते हैं, ये है इलेक्ट्रॉन। दूसरा पार्टिकल है, इसका एंटी पार्टिकल है, दैट इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन। सो इट हैज अ चार्ज ऑफ प्लस 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। जो पॉजिट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, सो इट हैज ऑल प्रॉपर्टी सेम, ठीक है। चार्ज की वैल्यू सेम है, स्पिन सेम है, इसका मास सेम है, ठीक है। अब सिर्फ एक चीज में फर्क है, इसके पास प्लस चार्ज है, इसके पास माइनस चार्ज है, सिर्फ यही डिफरेंस है। ओके, सो दिस का द पॉजिट्रॉन, राइट। अगर दोनों को ऐड करते हैं, प्लस इतना चार्ज है, माइनस से प्लस बराबर चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है 0। तो पहले कितना था 0, राइट। हियर अगेन a particle are generated, charges are generated, but positive नेगेटिव चार्ज मिला के उतने का उतना ही है, 0 का 0 ही है। पहले भी उतना था 0, बाद में भी 0 है, यानी कि चार्ज कंजर्व्ड है इसमें भी। अब इसका जो रिवर्स प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड पेयर एनिहिलेशन। सो एनिहिलेट का मतलब होता है कंबाइन करना। ओके, सो पेयर कंबाइन करेंगे। पेयर कौन से? यही इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, इफ देयर आर सेट फ्री, दे कंबाइन टू फॉर्म 2 गामा रे फोटोन। 2 गामा रे फोटोन आ जाएंगे, ईच ऑफ एनर्जी इक्वल टू 0.551 MeV। तो इसके बराबर के 2 फोटोन आ जाएंगे, एनर्जी उतनी बन जाएगी 1.102 MeV। इसके बराबर जो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। हियर अगेन टोटल चार्ज पहले भी 0 था, प्लस जितना ये माइनस उतना ये प्लस है। आफ्टर द रिएक्शन चार्ज पार्टिकल डिसअपीयर हो गए हैं, तो जो गामा रे बनना है उसके पास भी एनर्जी चार्ज नहीं है, चार्ज इज अगेन 0। सो इन दिस प्रोसेस आल्सो द चार्जेस जो है वो 0 है, जबकि यहाँ चार्जेस आर सीम टू बी क्रिएटेड, राइट, चार्जेस आर सीम टू बी डिस्ट्रॉयड, पर टोटल चार्ज जो है वो ना बढ़ेगा ना कम होगा। सो दिस इज द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज। कोई भी प्रोसेस हो, चार्ज ने कंजर्व ही रहना है। ओके, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द चार्ज इज इनवेरिएंट। जो लास्ट प्रॉपर्टी स्टडी करने जा रहे हैं इसमें, इनवेरिएंस नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज इनवेरिएंट है, ठीक है। इनवेरिएंट का मतलब होता है कि डजंट वेरी, राइट। तो चार्ज डजंट वेरी का यहां क्या मतलब है, राइट। सो इन दिस प्रॉपर्टी चार्ज जो है इट इज इनवेरिएंट रिलेटेड टू द वेलोसिटी और द स्पीड ऑफ द चार्ज कैरिंग बॉडी। यानी कि बॉडी है, व्हाट एवर द स्पीड ऑफ दैट बॉडी, द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन द बॉडी रिमेन्स सेम, वेदर बॉडी इज एट रेस्ट or it is moving with the normal speed, or it is moving with a very high speed, or even with the speed of light, right। तो उतनी स्पीड से ही मूव करे तो चार्ज की वैल्यू में चेंज नहीं आती है, ठीक है। अब इसकी बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इन द अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, if the objects are moving very fast nearly with the speed of light या comparable with the speed of light, the some fundamental जो properties हैं वो भी इसकी चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। so mass of the body increases with the speed, right। अगर m नॉट किसी का मास है रेस्ट में, if it is moving with the speed v which is comparable with the speed of light, the mass of the object will become m naught square root of 1 minus v square by c square. c is the speed of light on, and this value is more than m naught. So mass increases with the speed, right. Mass is not invariant, it varies with the speed. In the same way length short हो जाती है, right. So L will be equal to L naught 1 minus v square by c square। अगर ये किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ है एट 0 डिग्री से एट रेस्ट, ठीक है, एंड इट स्टार्ट मूविंग विद द स्पीड v नियरली विद द स्पीड ऑफ लाइट, राइट, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये बॉडी है, ये अगर इधर को जा रही है तो ये लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी, इधर वाली नहीं होगी, ठीक है। इफ इट इज मूविंग इन दिस साइड इट विल कॉन्ट्रैक्ट, ओके। सो दिस लेंथ इज लेस देन द L नॉट, तो लेंथ बिकम स्मॉल। इन द सेम वे टाइम भी कम हो जाता है, t naught square root of 1 minus v square by c square। वो have two clocks c1 and c2, आइडेंटिकल है, सेम टाइम रीड कर रहे हैं, ठीक है। सो इसको मैंने यहां रख दिया अर्थ में, और इसको मैंने मूव करा दिया इन द स्पेसशिप मूविंग विद द लाइट नियरली विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अगर मैं थोड़ी देर बाद ये क्लॉक को वापस लेके आते हैं तो ये जो क्लॉक है इसमें टाइम कम होगा, इसमें टाइम ज्यादा होगा। अगर इसका टाइम t1 है, इसका t2 है, t will be less than
t1, the clock that moves with the speed nearly with the speed of light, या with very high speed, it will move slow, right? It will give the lesser time, so it is called time dilation. Such things are observed also. Practicals हैं, वैसे नहीं पढ़ाते हैं, वेरिफिकेशन के बिना नहीं चीजें होती हैं, right? So all the verified things there is a time dilation, clock slow हो जाता है, बट चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी. अगर ये कोई बॉडी है, रेस्ट में चार्ज इतना था उस बॉडी के ऊपर, राइट, इफ इट इज मूविंग विद द स्पीड नियरली विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो वैल्यू ऑफ चार्ज विल रिमेन सेम. चार्ज की वैल्यू सेम ही रहेगी, चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, राइट. तो एग्जांपल भी ले लेते हैं इसकी, राइट, जहां इसके लिए जो चार्ज इनवेरिएंट है, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास न्यूक्लियस, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है. इट इज अ न्यूक्लियस, इट हैज प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड, राइट. तो जो फर्स्ट ऑर्बिट में है, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होती है, तो सेकंड ऑर्बिट में ज्यादा होती है, कम होती है. फर्स्ट में ज्यादा होगी, सेकंड में कम होगी. इट वेरीज इनवर्सली विद दैट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट. तो अगर एटम एक्साइट होता है, इलेक्ट्रॉन मूव टू अ हायर ऑर्बिट, तो जो एटम है दैट अगेन रिमेन न्यूट्रल, ओके, जबकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वो कम हो गई है. इट्स मीन दैट इलेक्ट्रॉन की स्पीड में चेंज आया है, उसकी चार्ज में चेंज नहीं आया है, राइट. सो दिस इज वन एविडेंस. अदर थिंग इज दैट, मान लो ये एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है नियरली विद द स्पीड ऑफ लाइट, या नियरली 100 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, राइट. तो जब मैंने बाहर निकाला इसको, ये रेस्ट में आ गया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आएगा -1.6 × -19 कूलम. और जो रिमेनिंग एटम बचा, आयन बताया, उसमें चार्ज इतनी आता है +1.6 × -90 कूलम. इट्स मीन दैट इलेक्ट्रॉन बाहर स्टेशनरी है, रेस्ट में है, एंड या फिर अंदर मूव कर रहा है विद द स्पीड नियरली विद द स्पीड ऑफ लाइट. तो वैल्यू ऑफ चार्ज यही थी, ठीक है ना, क्योंकि जो छोड़ के आया वो यहाँ, तो इट वाज मूविंग, राइट. उसके बाद ये चार्ज आया और रिमेनिंग एटम के पास में इतनी चार्ज आता है, तो इसका मतलब है कि जब वो मूव कर रहा था तब भी उतनी चार्ज की वैल्यू थी, और जब रेस्ट में है तब भी वैल्यू ऑफ चार्ज इज द सेम. Okay, so this is the properties invariance nature of charge. The charge doesn't vary with the speed. Okay. Next थोड़ा सा एक कंसेप्ट है क्वार्क्स का. So quarks are the basic elementary particle जिससे मैटर बना हुआ है, right? Quarks, right? तो बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल हैं. नियरली अगर हम पार्टिकल एंटी पार्टिकल मिला दें, तो टोटल मिला के नियरली 38 एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर देयर. ओके, तो जिसमें 6 क्वार्क्स हैं, राइट, 6 क्वार्क हैं और 6 एंटी क्वार्क्स हैं, राइट. उनमें से 2 क्वार्क्स हैं जड़ी अप एंड डाउन क्वार्क हैं, राइट. एक टॉप एंड बॉटम, अप एंड डाउन, एंड चार्म एंड स्ट्रेंज, राइट. ये 6 क्वार्क हैं, इनके आगे जो है वो एंटी क्वार्क हैं, राइट. सो ये क्वार्क जो है वो बेसिक पार्टिकल है जिससे मैटर बना हुआ है. तो देयर आर 6 क्वार्क्स. टॉप बॉटम, चार्म स्ट्रेन एंड अप डाउन. इनमें 2 क्वार्क हैं अप एंड डाउन. दे हैव द चार्ज. जो अप क्वार्क है, अगर उसको यू से लिखें, इसके पास +2/3 ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ठीक है. सो इतना जो है चार्ज रहता है अप क्वार्क के पास. जो डाउन क्वार्क है, इट इज नेगेटिवली चार्ज. इट हैज चार्ज नियरली ऑफ इट इक्वल टू द 1/3 ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इतना है. तो इट इज फाउंड दैट कि प्रोटॉन जो है ना वो 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क का बना हुआ है. ओके, सो अगर इसको हम देखें प्रोटॉन को, 2 अप क्वार्क मतलब 2/3e एंड डाउन क्वार्क 1/3e, ये बन जाएगा 4 में से 1 गया 3/3e, दैट इज +c. तो इतना चार्ज रहेगा, हमें पता है इतना ही चार्ज रहता है प्रोटॉन के पास. एंड न्यूट्रॉन इज सपोज्ड टू बी मेड ऑफ 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क. इसमें बन गया हमारे पास 2/3e एंड +2 टाइम -1/3e. तो ये भी 2/3 बन गया, टोटल चार्ज हो गया 0. सो न्यूट्रॉन इज मेड ऑफ 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क. ओके, सो इन दिस वे जो है दिस प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस आर जो है कंक्लूडेड, राइट. सो यही प्रॉपर्टी स्टडी करनी है. और एक और बात है, तो अगर हम क्वार्क्स को ही मान ले बेसिक, ठीक है, इफ वी सपोज दिस इज द बेसिक, सो एलिमेंट्री चार्ज है ये, राइट. सो Q is this 1/3e. तो स्टिल क्वांटम नेचुरल चार्ज इज नॉट वायोलेटेड. तो क्वांटम नेचुरल चार्ज फिर भी रहेगा. क्वेश्चन कई बार रहता है कि अगर हम क्वार्क्स को मान ले बेसिक, तो क्वांटम नेचुरल चार्ज जो है वो फेल हो जाता है. इज इट वायोलेटेड? हम कहेंगे नहीं,
राइट, उसमें जो क्वांटम है वो छोटा हो जाएगा बस, पर क्वांटम में जो चार्ज जो है वो वायोलेट नहीं होगा, राइट। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस। तो ये लेक्चर यहीं तक करते हैं, राइट। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल टीच यू द कूलम्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड विल डू सम न्यूमेरिकल्स आल्सो। सो उसमें भी मैथमेटिकल फार्मूला है एक दो, राइट, उसको हम स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट जो है इसका चार्जेस एंड फोर्सेस का, दैट विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।